जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो आपका वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस, और ये वाला लेक्चर उसी की कंटिन्यूशन है। आपने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल देखी थी वेक्टर स्पेसिस या सब स्पेसिस के रिस्पेक्ट से, वो R2 जो वेक्टर स्पेस है उसके रिस्पेक्ट से देखी थी। R2 आपके पास 2 डायमेंशनल रियल कंपोनेंट्स उनको डिस्कस करता है। तो आपके पास जो वेक्टर स्पेसिस की डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि वी कैन ऐड एनी 2 वेक्टर्स एंड वी कैन मल्टीप्लाई ऑल वेक्टर्स बाय स्केलर्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन टेक लीनियर कॉम्बिनेशंस। यानी अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड करो या उन वेक्टर्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगेन भी ऐड कर सकते हो, तो उसमें आप तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। तो अगर ये आपके 2 ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे तो आप उसे वेक्टर स्पेस कॉल करोगे। इस तरह आपने जो डिस्कस किया था वो आपने सब स्पेस को डिस्कस किया था। तो सब स्पेस जो थी वो आपके पास वेक्टर्स, यानी आप वेक्टर स्पेस से जो एक सबसेट ले रहे हो उसको आप सब स्पेस तब कॉल करोगे कि अगर वो वेक्टर स्पेस की तमाम रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे। A subspace of a vector space is a non-empty subset that satisfies the requirements for a vector space. Linear combinations stay in the subspace. इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप वेक्टर्स कोई भी x और y हैं इन द सब स्पेस, अगर आप उनको ऐड करते हो तो x प्लस y जो है वो शुड लाई इन द सब स्पेस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर x इन द सब स्पेस बाय एनी स्केलर cx शुड लाई इन द सब स्पेस। ठीक है, तो आपने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो 2 डायमेंशनल के रिस्पेक्ट से देखा था। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो कि 2 डायमेंशनल के वेक्टर्स आप इनको इसलिए कह रहे हो कि इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। 1 कंपोनेंट इज़ 3 एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ 2। अगर आप इसको प्लेन में ड्रा करोगे तो आपके पास ये 3 2 वेक्टर, इस तरह पाई ई वेक्टर, तो इनके अगर तमाम लीनियर कम्बिनेशंस लेते हो, यानी आप 3 2 को पाई ई को अगर आपस में ऐड कर देते हो तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी आपका इस R2 प्लेन में ही लाई करेगा। इस तरह अगर आप 3 2 को -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आपके पास यहाँ वेक्टर आ रहा है -3 -2, ये भी आपका इसी प्लेन में ही लाई कर रहा है। और तो आप होल R2 जो आपके पास प्लेन है उसको आप वेक्टर स्पेस कॉल करोगे। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था कि अगर आप यहाँ इस होल R2 प्लेन में से अगर ओनली पॉइंट 0 0 को रिमूव कर दो, या आप इसको ये कह लो कि यहाँ पंक्चर कर दो, तो आप अगर 3 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका ये वाला वेक्टर यहाँ ले करेगा, तो वो पॉइंट आपने ऑलरेडी रिमूव कर दिया। आप ये कहोगे कि अगर आपने R2 प्लेन विदाउट ओरिजिन या विदाउट 0 0 जो उसमें वेक्टर है वो लिया है, तो वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशंस ले रहे हो, जिससे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर आप 3 2 को 0 0 स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपका R2 प्लेन में लाइन नहीं कर। इस तरह जो एक और एग्जांपल थी उससे भी आपको एक कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि अगर आप R2 प्लेन में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक है, तो आप इसको सब स्पेस कॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप सब स्पेस किसे कहते हो। ठीक है, अब इसमें से अगर आप यहाँ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हो और इसमें कोई भी वेक्टर आप 2 वेक्टर्स ले लो, 1 2 या 3 2, ये वाले वेक्टर्स ले लो, अगर इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करोगे
तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसी प्लेन में ही लाई करेगा। लेकिन अगर आप उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आपने ये कहा कि जो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है R2 प्लेन में, वो आपके पास सब स्पेस नहीं है। क्लियर हो गया? यानी अगर आप वेक्टर स्पेस में से कोई भी सबसेट लेते हो, आपने सबसेट क्या लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के आप तमाम लीनियर कम्बिनेशंस लोगे तो वो तमाम लीनियर कम्बिनेशंस आप नहीं ले सकते। इस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल से शो किया कि आपका जो अगर उसे स्केलर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट तो आपका सबसेट नहीं है, तो वो आप उसको सब स्पेस नहीं कह सकते। ठीक है? तो इसके अलावा अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ वही चीज़ शो की है कि अगर आप -5 2 3 लेते हो, यानी आपने कोई भी 2 वेक्टर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 3 या 5 6 लिए, तो अगर आप उसमें से किसी भी वन वेक्टर को किसी स्केलर नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से अवे डाउन हो जाएगा। सो इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन by all real numbers, and vector space has to be closed under multiplication and addition of vectors, in other words linear combinations. In some vector space that is closed with respect to addition and multiplication and inside R2 called subspace. अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू शो किया गया है कि आप अगर कोई भी लाइन लेते हो R2 प्लेन में थ्रू ओरिजिन, ठीक है, या थ्रू ज़ीरो वेक्टर अगर आप लोगे, और अब ये आपकी क्या है, आपने सब सेट लिया इनसाइड वेक्टर स्पेस, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि ये सब स्पेस है या नहीं है। अब इस केस में अगर आपके पास कोई भी वेक्टर अगर फॉर एग्जांपल 3 2 है, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका नेक्स्ट इसी लाइन के साथ प्रोपिगेट करेगा। अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी लाइन के क्रॉस प्रोपिगेट करेगा। ठीक है, तो यानी आप किसी भी स्केलर से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अलॉन्ग दिस लाइन एग्जिस्ट करेगा, जो इस लाइन के ऊपर वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर यहाँ आपके पास 3 2 है, इस तरह यहाँ आपके पास 6 4 है, अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हो तो वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग प्रोपिगेट करेगा। तो इसमें वो तमाम जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड है। यानी अगर आप मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से करते हो या आप उस 2 वेक्टर्स जो इस लाइन के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आपस में ऐड करते हो, तो आपका रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा या तमाम लीनियर कम्बिनेशंस जो हैं वो इसी अलॉन्ग लाइंस के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो आप इसको इस लाइन को सब स्पेस कॉल करोगे। ठीक है, तो एंड द होल लाइन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द वेक्टर्स इज सब स्पेस इन R2। ठीक है, कोई भी लाइन जो आपकी 0 0 वेक्टर से पास कर रही होगी तो उसे आप ऑलवेज सब स्पेस कॉल करोगे, एंड एवरी सब स्पेस हैज़ टू गॉट कंटेन 0। अब अगर आप ये वाली लाइन लो
ठीक है, ये वाली लाइन आपकी ज़ीरो में से पास नहीं कर रही, ठीक है। अब अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स लेते हो, अगर उनको ऐड करोगे तो वो अलॉन्ग दिस लाइन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको स्केलर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी स्केलर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये वाला पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी लाइन R2 प्लेन में ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। क्लोज का मीनिंग में भी आप लोगों को ये पता हो या ना पता हो कि अगर आपके पास कोई भी सबसेट में कोई भी आपके पास सबसेट है, उसे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास गिवन सबसेट है वो उसी में से ही बिलोंग करना चाहिए। तो अगर वो यहाँ आपका जो गिवन सबसेट था वो ये वाली लाइन थी, अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई, तो आप किसी नंबर से भी कर सकते हो, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया 0 से तो वो अलॉन्ग दिस लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जो कि आपका सबसेट का पार्ट नहीं है, तो आप इसलिए इसको सब स्पेस नहीं कहोगे। तो इसमें R2 के केस में आपके पास पॉसिबल सब स्पेसिस क्या हैं? ऑल ऑफ R2, यानी आपका होल जो R2 प्लेन है उसको भी आप सब स्पेस कह सकते हो। एनी लाइन थ्रू 0 0, यानी आपकी जो लाइन है वो 0 0 से ज़रूर पास करनी चाहिए। अगर वो 0 0 वेक्टर से पास कर रही है तो वो आपकी सब स्पेस होगी, मीन फाइनाइट डायरेक्शन, उसको आप L कॉल करोगे, या 0 वेक्टर अलोन वो भी आपकी सब स्पेस होगी। अगर आप यहाँ ओनली 0 वेक्टर ले लेते हो, यानी ये वाला पॉइंट ले लेते हो, अब 0 0 को आप 0 0 में ही ऐड करोगे, आपके पास सेम वो इसी जगह एग्जिस्ट करेगा। अब आप 0 0 वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास अगेन जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी यहाँ लाए करेगा, तो आप इनके तमाम लीनियर कम्बिनेशंस जो हैं वो ले सकते हो। तो इसलिए आपका जो 0 0 पॉइंट है वो भी सब स्पेस कहलाएगा। तो R2 के केस में आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास सब स्पेसिस क्या हैं, कोई भी लाइन जो 0 0 से पास कर रही हो, इसके अलावा कोई भी जो 0 वेक्टर अलोन होगा वो, और ऑल ऑफ R2। और जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ ऑलरेडी बताया था कि अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपकी सब स्पेस नहीं था, क्योंकि आप यहाँ से अगर कोई भी दो वेक्टर्स 2 3 या 5 6 कोई भी वेक्टर्स ले लो, अगर इनको ऐड करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव स्केलर से, तो वो आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज नहीं है, ठीक है। यानी ये वाला सबसेट आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, वो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप इसको सब स्पेस नहीं कहोगे। इस तरह अगर आप R3 का केस देखो तो R3 आपके पास क्या है, ऑल 3 डायमेंशनल वेक्टर्स विथ 3 रियल कंपोनेंट्स। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो कि 3 2 0, इसमें क्या है कि आपके पास 3 रियल कंपोनेंट्स हैं, 1 is 3, सेकेंड is 2 एंड 0, और ये आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है। अब R3 की जो सब स्पेसिस हैं वो आपके पास क्या हो सकती हैं कि आप प्लेन थ्रू ओरिजिन, लाइन थ्रू ओरिजिन, 0 वेक्टर इटसेल्फ। जिस तरह मैंने आप लोगों को R2 की सब स्पेसिस बताई वो आपके पास ये थी, ठीक है। और जो R3 की आपके पास सब स्पेसिस हैं वो प्लेन, लाइन एंड 0 वेक्टर, लेकिन प्लेन और लाइन जो है वो थ्रू ओरिजिन मस्ट होने चाहिए।
अब यहाँ एग्जाम्पल में अगर आप स्टार्ट करो फ्रॉम वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस and one possible subspace is the set of low triangular matrices, another is the set of symmetric matrices. A plus B and C are low triangular if A and B are low triangular. If they are symmetric, if A and B are symmetric, of course the zero matrix is in both subspaces. अब यहाँ आपके पास अगर आप R3 में ही कॉलम स्पेस का कंसेप्ट देखो तो कॉलम स्पेस क्या होगा, ठीक है। We now come to the key examples, the column space and the null space of a matrix. अभी हम null space डिस्कस नहीं कर रहे। The column space contains all the linear combinations of columns of A. इन column space की जो definition है वो आप अपने mind में रखोगे कि जो आपके मैट्रिक्स एक गिवन है उसके तमाम अगर linear combinations ले रहे हो तो जो इसके तमाम लीनियर कम्बिनेशंस होंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको कॉलम स्पेस कहोगे, ठीक है। इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ RM। अगर आप इसमें देखोगे तो ये m/n यानी इसमें जो है 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये अगर जितनी रोज़ होंगी उतनी ही कि वो सब स्पेस होगी, यानी अगर इसमें 3 रोज़ हैं तो ये जो आप कॉलम स्पेस लोगे ये सब स्पेस ऑफ R3 यानी जो 3 डायमेंशनल जिसमें रियल वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी होगी। और इस केस में आप देख सकते हो कि आपके पास मोर इक्वेशंस देन अननोन्स है। इक्वेशन आप इस तरह देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होगी, u प्लस 0v सिर्फ 5u प्लस 4v 2u प्लस 4v, तो ये रिस्पेक्टिवली आपके पास b1 या b2 b3 के इक्वल आते जाएंगे, जिस तरह 1u प्लस 0v इज इक्वल्स टू b1, 5u प्लस 4v इज इक्वल्स टू b2, 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू b3। तो आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है और जो आपके पास अननोन्स हैं वो ओनली 2 हैं। तो इस केस में system will be solvable only for a very thin subset of all possible b's. One way of describing this thin subset is so simple that it is easy to overlook. तो आपके पास ये सिस्टम Ax is equals to b is solvable if and only if the vector b can be expressed as a combinations of columns of A. तो जो आपके पास थिन सबसेट थे जिसके लिए ये सॉल्वेबल था, उस केस में आप अपने वेक्टर बी को अगर कॉलम्स ऑफ ए के कम्बिनेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपका ये सिस्टम जो है वो सॉल्वेबल होगा। और दूसरी मीनिंग में आप ये कह सकते हो कि बी विल बी इन द कॉलम स्पेस, तो आपका बी जो है वो कॉलम स्पेस में ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ अगर आप ये देखो कि जो आपके पास ये वाला सिस्टम गिवन था, इस केस में अगर आप u और v को यानी जो b1 b2 b3 है इसको अगर आप जो मैट्रिक्स A उसी के ही कॉलम का कम्बिनेशन ले लो, यानी आप यहाँ 1 5 2 ले लो। अगर आप 1 5 2 लेते हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास u जो है वो 1 होगा और v 0 होगा। तो आप इस टर्म में भी देख सकते हो कि जो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखी थी उसमें क्या था कि आप यहाँ इस u को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, इस तरह इस जगह v को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास यानी इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो इस फॉर्म में आएगा। अब आपने अगर b1 b2 b3 1 5 2 ले लिए, या आप ये कह लो कि आपने इसको कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी आपके पास यहाँ ये 1 5 2 कॉलम ए से ही बिलोंग कर रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको ड्रा करोगे R3 प्लेन में
तो आपके पास अगर कॉलम 1 1 5 2 और इस तरह कॉलम 2 जो है आपके पास 0 4 4, तो ये आपका इस प्लेन को शो करेगा। तो इस केस में अगर आपने जिस तरह यहाँ B1 B2 B3 मैट्रिक्स ए का ही कॉलम लिया, तो आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो और ये कहोगे कि जो आपका रिजल्टेंट कॉलम बी आ रहा है वो भी आपका इसी कॉलम स्पेस से ही बिलोंग कर रहा है, यानी 1 5 2 जो है आपका इसी कॉलम स्पेस से ही, जो आपकी ये वाली कॉलम स्पेस बन रही है उसी से ही बिलोंग करेगा, इसी प्लेन में ही फॉल करेगा। तो और क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अगर यहाँ बी कॉलम को 0 4 4 ले लेते हो या मैट्रिक्स ए के कॉलम का ही कम्बिनेशन लेते हो, तो ये आपके पास 0 1 आ जाएगा। 0 1 यानी अगर आप फर्स्ट कॉलम को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो यू और वी का 0 1। तो इस केस में भी आप अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका उसी ही जो प्लेन आपके पास रिजल्टेंट आ रहा था मैट्रिक्स ए से, उसी में ही फॉल कर रहा होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लिख दो 1 5 + 4 9 2 + 4 6, तो आपके पास यू वी 1 1 होगा। क्लियर होगी आपको। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स ए के कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास यहाँ यू और वी 1 - 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 1 - 2। तो वही बात कि आपके पास अगर 3 क्वेश्चंस थी और 2 अननोन्स थे, तो उस केस में फाइंड नंबर्स u and v that multiply the first and second columns to produce p. The system is solvable exactly when such coefficients exist and the vector u v is the solution x. यानी आप सिस्टम को सिर्फ तभी सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपका जो b है वो मैट्रिक्स ए के ही कॉलम से बिलोंग कर रहा हो, यानी उसी से ही उसका ही वो लीनियर कम्बिनेशन हो। वी आर सेइंग that the attainable right hand side B are all combinations of the columns of A. One possible right hand side is the first column itself. The weights are u = 1 and v = 0. वही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी शो की है। इस केस में आप अगर इसको 1 0 ले लो, and the third is right hand side and other possibility is second column, और उस केस में u = 1 v = 1। तो ये चीज़ कि अगर आप सेकंड कॉलम लेते हो तो उस केस में आपके पास जो u है वो 0 होगा और v आपके पास 1 होगा। एंड थर्ड इज राइट हैंड साइड b = 0। अगर आप b को 0 ले लेते हो तो उस केस में u भी आपके पास 0 होगा और v भी 0 होगा। और इस केस में भी वेक्टर b = 0 विल ऑलवेज बी अटेनेबल। आप ये देख रहे हो कि किन किन कम्बिनेशंस के लिए आप u और v को फाइंड आउट कर सकते हो या वेक्टर b को अटेन कर सकते हो। वी कैन डिस्क्राइब all combinations of the two columns geometrically. Ax = b can be solved if and only if b lies in the plane and that is spanned by the two column vectors. यानी आप b को ओनली तभी फाइंड कर सकते हो कि अगर आपका b जो है इस जो प्लेन है उसी से ही बिलोंग कर रहा हो। This is the thin set of attainable B. If B lies off the plane, then it is not a combination of the two columns. यानी अगर आपका B जो गिवन प्लेन मैंने आप लोगों को भी दिखाया उसमें लाइज नहीं कर रहा, तो वो आपके टू कॉलम्स का कम्बिनेशन नहीं होगा। In that case, Ax = b has no solution.
अगर आपका बी इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा तो उस केस में आप Ax इक्वल्स टू बी का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। What is important is that this plane is not just a subset of R3, it is a subspace. तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो आपने सबसेट लिया या आप जो ये वाले कम्बिनेशंस ले रहे थे जिसमें आपने बी के जो कम्बिनेशंस 152 या 044 ये वाले कम्बिनेशंस लिए, तो इस केस में ये जो आपके पास सॉल्यूशंस आ रही हैं ये 3 सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं और इन सबसेट को आप सब स्पेस कॉल करोगे। ठीक है, सब स्पेस इसलिए सब स्पेस अब आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो कि सब स्पेस आपके पास वो होगी जिसमें आपका Ax इक्वल्स टू बी के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, या आप सब स्पेस वो कह रहे हो कि जिसमें आप 2 वेक्टर्स को जो आपके अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड होगी। एंड सपोज B एंड B डैश लाइज इन द कॉलम स्पेस, यानी अगर B आपके पास, जिस तरह आपने यहाँ देखा कि अगर B आप ले रहे हो 152 तो ये अगर आपके पास B है, 044 ये अगर आपके पास B डैश है, तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि Ax इज इक्वल्स टू बी फॉर सम x। पहले केस में आपके पास जो x था, यहाँ आपके पास फर्स्ट केस में जब B 152 था, x आपके पास 10 था। इस तरह B स्टेरिक जब आपके पास 044 था तो x स्टेरिक आपके पास 011 होगा, सॉरी 01 होगा। एंड देन x प्लस x prime is equals to b plus b prime, so that b plus b prime is also a combination of the columns। अगर आप फर्स्ट 2 कॉलम्स को ऐड भी कर देते हो, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो यानी 1 1 कर दोगे तो आपके पास 196, वो भी आपके पास कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स है। द कॉलम स्पेस ऑफ ऑल अटेनेबल वेक्टर बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये जो आपने कॉलम स्पेस फाइंड आउट की ऑफ ऑल अटेनेबल वेक्टर बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इफ अब आपने एडिशन के थ्रू देख लिया कि वो क्लोज्ड है, यानी अगर आप जो आपने लिए UV10 या 01, यानी बी को फर्स्ट कॉलम लिया ए का, या बी को सेकंड कॉलम आप ए लिया, या आप उन दोनों को ऐड कर कर एज अ बी ले रहे हो, तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी प्लेन में, जो आपके पास ये गिवन प्लेन है, इसी में ही लाई करेगा। अगर वो इसी प्लेन में ही लाई करेगा तो आप क्या कहोगे कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। ठीक है, और अगर वो इस प्लेन में लाई नहीं करता तो वो क्लोज नहीं होगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखो, इफ़ बी इज इन द कॉलम स्पेस सी ए, सो इज एनी मल्टीपल सी बी, इफ सम combination of the columns produces b, say Ax is equals to b, then multiplying that combination by c will produce cb, in other words acx is equals to cb। आप यहाँ अगर 2 2 लिख लो, यानी आप अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो और सेकंड कॉलम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर इनको ऐड कर कर एज अ बी लिखोगे, यानी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, बेशक वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो जो रिजल्टेंट भी आपके पास आ रहा है वो भी आपका उसी ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही चीज़ है ACX इज इक्वल्स टू CB। तो यहाँ से आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि आप सब स्पेस किसे कहते हो।
यानी सब, अगर आपकी किसी भी सबसेट की सब स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स कि उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरह यहाँ आपका जो मैट्रिक्स था वो ए मैट्रिक्स था, इसको अगर आप एक्स कॉल करें इज इक्वल्स टू बी, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। तो इस सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हो ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ सबसेट। तब सॉल्व करोगे कि अगर ये जो आपके पास वेक्टर बी है ये आपका वेक्टर ए के ही कॉलम से बिलोंग कर रहा है। यानी पहले केस में आपने वेक्टर बी को फर्स्ट कॉलम लिया, इस तरह सेकंड केस में वेक्टर बी को सेकंड कॉलम लिया, अगेन आपने वेक्टर बी को इन दोनों को ऐड कर ले लिया, तो वो अंडर एडिशन भी क्लोज था। और अगर आप u और v को यानी मल्टीपल्स ले लेते हो, इस कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को ऐड कर एज अ b लिखो, तो भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। उस केस में आपके पास u v 2 आ जाएंगे। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो b आपके पास 0 0 0 आ जाएगा। तो आप उस केस में भी यहाँ u और v और b वेक्टर के लिए u और v को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने ये कंक्लूड किया कि जितने ax = b के लिए, यानी जितने b के लिए सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो आप उसको कॉलम स्पेस कहोगे। यानी कॉलम स्पेस कंटेन्स ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, और उसी कॉलम स्पेस को ही आप R3 की, यानी इसमें आपके पास रोज 3 थी, तो आप R3 की सब स्पेस भी कहोगे।